Hi everyone. In this video, I am going to discuss about the Hofmann bromide reaction, carbyl amine reaction, acetylation of aniline, bromination and nitration of aniline, and acetylation. These are some few topics of amine which are very important for the board examination and for other purposes also. तो हम लोग एक एक करके ये सारे रिएक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता क्या है बेसिकली? एक्चुअली एक मेथड है जिस मेथड से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी एमाइड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी एमीन में। तो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और है कि इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो जाता है प्रोडक्ट बनते टाइम, इसलिए इसको हम लोग डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो एमाइड को हम लोग नॉर्मली ऐसे फार्मूलेट करते हैं RCONH2। एक जनरलाइज्ड फॉर्म है एमाइड का। अगर किसी भी एमाइड को हम लोग ट्रीट करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Br2 के साथ, इस जगह पे हम लोग KOH भी यूज़ कर सकते हैं, NaOH और Br2, लेकिन यहाँ पे हैलोजन जो है वो ब्रोमीन ही यूज़ करते हैं हमेशा। तो जब NaOH और Br2 के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं एमाइड को, तो फिर वो एमाइड कन्वर्ट हो जाता है एमीन में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है, वो बनता है RNH2। तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ 1 डिग्री एमीन और ये एमाइड था। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं NaOH और Br2। और एक चीज़ और, बहुत बार ऐसा लिखा हुआ होता है कि NaOH और Br2 नहीं लिखकर इसके जगह पे NaOBr लिख दिया जाता है। इसका नाम होता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार NaOH और Br2 ही लिखा हुआ रहे, क्योंकि NaOH और Br2 मिलके NaOBr का फॉर्मेशन करते हैं और NaOBr ही एक्टिव स्पीसीज है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो NaOH और Br2 के जगह पे हम लोग NaOBr मतलब सोडियम हाइपोब्रोमाइड भी लिख सकते हैं और एमाइड उससे कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में जब इसके साथ इसको ट्रीट करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे CH3CH2CONH2, क्योंकि ये CONH2 है दैट मीन्स कि एमाइड है। अगर इसको ट्रीट करें हम लोग NaOH प्लस Br2 के साथ, तो NaOH प्लस Br2 के साथ अगर हम लोग ट्रीट करें तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? एमाइड क्या होता है? एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि CO मिसिंग होता है प्रोडक्ट में, RNH2 बन जाता है। एक्चुअली रीअरेंज होता है ये R और रीअरेंज होके RNH2 का फॉर्मेशन करता है। तो बनता क्या है इसमें क्या बनेगा? प्रोडक्ट एमीन बनता है। तो प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा? CH3CH2, ये CO नहीं रहेगा, कार्बन कम हो जाता है इसलिए बन जाएगा NH2। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं इसमें, Na और Br मिलके NaBr बन जाता है और यहाँ पे कार्बन जो कार्बन है वो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये सब साइड प्रोडक्ट भी हम लोग एरो के नीचे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। तो ये सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें होता है, लेकिन हम लोगों को याद ये रखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एमीन, प्राइमरी एमीन। एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कन्वर्जन में इससे क्वेश्चन दिया जाएगा तो डायरेक्टली एमाइड से नहीं दिया जाएगा। तो एमाइड बनता कैसे है ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ NH3 के साथ जब हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो जब H2O इसमें से हटेगा तो बन क्या जाएगा? RCO, ये RCO, इसका OH और इसमें से एक H H2 बन के निकल जाएगा। तो OH हट गया और इसमें से H हट गया, तो NH3 की जगह पे NH2 बचा, तो बन जाएगा RNH2। मतलब हम लोग एसिड से एमाइड बनाते हैं बहुत बार, और एसिड से एमाइड बनाने के लिए अमोनिया गैस का यूज करते हैं और उसके साथ हम लोग हीट करते हैं एसिड को। तो ऐसे एमाइड तक पहुंचा जा सकता है और एमाइड से फिर हम लोग एमीन तक पहुंच सकते हैं। तो ये हॉफमैन रिएक्शन हुआ। लेकिन हॉफमैन रिएक्शन ये हुआ, ये हॉफमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लोग देखते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन जो है ये बेसिकली प्राइमरी एमीन का रिएक्शन है। प्राइमरी एमीन कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। तो प्राइमरी एमीन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं, यहाँ पे किससे ट्रीट करना होता है? तो यहाँ पे ट्रीट हम लोग करते हैं इसको क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। ये क्लोरोफॉर्म है
और साथ में लेते हैं KOH। तो क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब प्राइमरी एमीन को, इट मीन्स कि RNH2 को जब ट्रीट करेंगे, तो RNH2 के साथ जब उसको ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने पे कार्बाइल एमीन का फॉर्मेशन होगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे लिखते हैं आइसोसाइनाइड को? तो R ही रहेगा। ये नाइट्रोजन का जो ग्रुप है, मतलब जो प्राइमरी एमीन है, वो कन्वर्ट हो जाता है RNC में। NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली टेस्ट में यूज़ किया जाता है कि वेदर द गिवन एमीन इज प्राइमरी एमीन और नॉट, और ये किसी भी प्राइमरी एमीन के लिए एप्लीकेबल है। एलिफैटिक प्राइमरी हो, एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, कोई भी प्राइमरी एमीन हो, किसी भी प्राइमरी एमीन के लिए ये रिएक्शन सूटेबल है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन होता है। और ये जो अल्काइल आइसोसाइनाइड बना, ये इसका बैड स्मेल होता है, फाउल स्मेल होता है। तो स्मेल से पता लग जाता है कि आइसोसाइनाइड बना, और आइसोसाइनाइड बना इट मीन्स कि वो प्राइमरी एमीन होगा। तो यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। जैसे कि अगर क्वेश्चन रहा कि CH3 हॉल्ट वाइज NH डाईमिथाइलेमीन एंड मिथाइलेमीन CH3NH2 को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोटिस करना होगा कि ये है सेकेंडरी एमीन, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, NH है ये, और NH2 टाइप का है, इट मीन्स कि ये है प्राइमरी एमीन। तो अगर एक सेकेंडरी एमीन है और एक प्राइमरी एमीन है तो आइसोसाइनाइड इज एप्लीकेबल फॉर द प्राइमरी एमीन, मीन्स ये जो एमीन है आइसोसाइनाइड देगा और ये आइसोसाइनाइड नहीं देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाई आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट से इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और फिर मेंशन कर देंगे कि दिस वन विल गिव द आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड दिस वन विल नॉट। तो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन हुआ, इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और भी साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे, जैसे KCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, इसका क्या रोल है और कैसे होता है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। एसिटाइल ग्रुप बेसिकली बोलते हैं, जैसे मिथाइल CH3 को बोलते हैं, वैसे COCH3 इस ग्रुप का नाम है एसिटाइल। अगर किसी कंपाउंड में H को रिप्लेस करके उसके जगह पे अगर हम लोग एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को एसिटाइलेशन बोलते हैं। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग एनिलीन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनिलीन का एसिटाइलेशन पढ़ रहे हैं तो एनिलीन ले रहे हैं। अब एनिलीन के नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, अगर उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है या रिप्लेस करके यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर दें, उस हाइड्रोजन को हटा दें और उस हाइड्रोजन के बदले में यहाँ पे अटैच कर दें CO और CH3, तो हम लोग CO को ऐसे भी लिख सकते हैं CO एंड CH3। तो ये N के ऊपर जुड़ गया, NH के ऊपर जुड़ गया COCH3। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया। लेकिन ये होगा कैसे? तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का। अपने आप तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब कि CH3CO हॉल्ट वाइज के साथ इसको हम लोग हीट करेंगे। तो इसके साथ जब हम लोग ट्रीट करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा एसिटाइलेटेड ये एनिलीन बन जाएगा, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एसिटानिलाइड। ये बन गया। तो एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। इससे बेनिफिट्स क्या है और इससे एनिलीन पे क्या फ़र्क पड़ता है? एनिलीन पे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है इस प्रोसेस से। एनिलीन में नाइट्रोजन जो होते हैं वो नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होता है। लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड और ये फिर डबल बॉन्ड। तो इसके साथ ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो रेजोनेंस में जब इन्वॉल्व होता है इट मीन्स कि नाइट्रोजन जो है, एनिलीन का नाइट्रोजन NH2 ग्रुप जो है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो NH2 ग्रुप, सो प्लस आर इफेक्ट, इसको हम लोग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। और इस प्लस आर इफेक्ट से क्या होता है, एंड बेंजीन रिंग गेट एक्टिवेटेड। तो ये प्लस आर शो करता है, इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा इस रिंग में, तो बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। जब एसिटाइलेशन कर देते हैं तो एक्टिवेशन बेंजीन का कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जब ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, इसमें N है
और यहाँ पे H है और इसमें हम लोग अटैच कर दिए COCH3। तो ये एसिटाइलेशन के बाद ये प्रोडक्ट बना था। तो एसिटाइलेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो प्रेजेंट बेंजीन रिंग है वो उतना एक्टिवेटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल अभी भी ये रेजोनेंस में है, बट इस ग्रुप के आ जाने के बाद अब ये उतना रेजोनेंस में इन्वॉल्व बेंजीन की तरफ नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल तो इधर भी कॉन्जुगेशन है, तो इधर भी ये रेजोनेंस में खुद को इन्वॉल्व करने लगेगा। इट मीन्स कि ये जो ग्रुप है COCH3 ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो कम करेगा। मीन्स इन सच सिचुएशन एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, बेंजीन रिंग का जो एक्टिवेशन होगा वो कम होने लगेगा, क्योंकि ये इधर अब इन्वॉल्व रेजोनेंस में नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं कि एसिटाइलेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है एनिलीन का। तो एसिटाइलेशन का इफेक्ट ये पड़ता है कि बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप एक्ट्स लाइक द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इस टाइप से हम लोग इसको फिगर से शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन देखते हैं यहाँ पे दो तरीके से हम लोग करते हैं। अगर हमारे पास एनिलीन हो और इस एनिलीन को हम लोग ट्रीट करें ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, एक्वस ब्रोमीन के साथ, तो क्योंकि अभी अभी देखे थे कि इसका लोन पेयर NH2 ग्रुप का लोन पेयर बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है, और ये जो NH2 ग्रुप होते हैं ना वो क्या होते हैं कि NH2 ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जो भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करता है, जो भी ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करता है दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो भी प्लस आर इफेक्ट शो करता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ब्रोमिनेशन उसी टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये प्लस आर शो करता है, अभी देखे थे हम लोग। तो ये बेंजीन रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है लोन पेयर डोनेट करके कि ब्रोमिनेशन जब होता है तो ब्रोमिनेशन एक ऑर्थो पैरा पे नहीं होता है। NH2 ग्रुप है, ये तो डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो डायरेक्टिंग ग्रुप तो प्रेजेंट रहेगा ही। अब जो इनकमिंग ब्रोमीन एटम्स हैं वो आके ऑर्थो पे जुड़ेगा, इस पैरा पे जुड़ेगा, और ये भी पोजीशन ऑर्थो होता है, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा, तीनों जगह पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इसी टाइप का कुछ रिएक्शन फिनॉल में भी होता है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये होता है वाइट प्रिसिपिटेट। Means whenever we will treat the aniline with bromine water, we will get the white precipitate of 2, this one is 1 2 3 4 3 sorry 1 2 3 4 5 6 2 4 6 tribromoaniline, and tribromoaniline 2 4 6 tribromoaniline are the white precipitate। तो जब भी हम लोग इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो इसका वाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा, और साथ में HBr भी बनेगा, साइड प्रोडक्ट 3 मोल ऑफ HBr का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हम लोग 3 लिख के इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर हमको एनिलीन से मोनोब्रोमोएनिलीन बनाना है, जैसे कन्वर्जन है कि एनिलीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन, एनिलीन से पैराब्रोमोएनिलीन बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो एनिलीन से पैराब्रोमोएनिलीन बनाना है, तो अगर एनिलीन को हम लोग ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे, ब्रोमो अटैच करना है तो ब्रोमीन से ट्रीट करना ही होगा, तो तीनों जगह पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट हमको सिर्फ एक जगह पे ब्रोमीन जोड़ना है, पैरा पे। तो करते क्या है कि पहले एनिलीन के बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन कम करते हैं। तो एनिलीन है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे। सी अभी हम लोग देखे थे एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन होता है, तो जैसे ही इसके साथ ट्रीट करेंगे एनिलीन में अटैच हो जाएगा NH, फिर ये ग्रुप अटैच हो जाएगा CO, NH के साथ CO जुड़ जाएगा और CH3, एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो गया। और साइड प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि 2 एसिटाइल ग्रुप है, CH3CO 2 टाइम्स है, एक CO CH3 तो यहाँ अटैच हो गया, तो एक CH3CO और ये बाहर वाला O और यहाँ से निकला हुआ H, ये साइड प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं कन्वर्जन लिखते टाइम। तो एसिटाइलेशन हो गया। अब क्योंकि एसिटाइलेशन होने से इसका लोन पेयर इधर भी इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस में, तो अब ये बेंजीन को उतना एक्टिवेट नहीं करेगा। तो अब अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करें, इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करें, ब्रोमीन के साथ, तो ट्रीट करने पे अब क्या होगा कि तीनों जगह पे ब्रोमिनेशन नहीं होगा, अब ब्रोमिनेशन किसी एक ही जगह पे होगा। तो अब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे जब Br2 के साथ,
तो प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा NHCOCH3 और ब्रोमीन अब अटैच हो जाएगा पैरा पे। अब ऑर्थो पे भी अटैच नहीं होगा। अगर ऑर्थो पे अटैच होगा भी तो वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। बट हमको ये ग्रुप तो बस इसलिए लाए थे क्योंकि ये तीनों जगह पे ब्रोमीन अटैच ना हो सके। अब इस ग्रुप को रिमूव करना है, तो इस ग्रुप को रिमूव करना, अटैच तो कर दिया एसिटाइलेशन करके, हटाना भी बहुत आसान है। इसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं सिंपली H+H2O के साथ। तो H+H2O के साथ जैसे ही इसको ट्रीट करेंगे, एनिलीन रहेगा, ब्रोमीन भी रहेगा और इसमें फिर से NH2 जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस कन्वर्जन को बना सकते हैं। तो इसका ये यूज होता है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन का। अब देखते हैं हम लोग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन भी ब्रोमिनेशन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन होता है। जैसे एनिलीन है, अगर एनिलीन को हम लोग ट्रीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, नाइट्रेशन के लिए नॉर्मली हम लोग यही सब रिएजेंट यूज़ करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3। तो होता ये है कि प्रोडक्ट, क्योंकि NH2 ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा नाइट्रेशन में, और वो कहाँ जुड़ेगा, तो ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इस केस में होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा बनता है, ऑफकोर्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो बनेगा ही। NH2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है पैरा पे और ये बनता है प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 51%। एक प्रोडक्ट और बनेगा क्योंकि ये तो पैरा पे जुड़ा, पैरा नाइट्रो एनिलीन हुआ, और एक में बनेगा, ये पैरा प्रोडक्ट हुआ, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा ऑर्थो पे और ये भी बनता है 2%। एक और जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है उसमें वो ये है कि NH2 ग्रुप तो है ही, वो डायरेक्टिंग ग्रुप है तो रहेगा ही, और नाइट्रो ग्रुप मेटा पे भी जुड़ जाता है, जबकि ये मेटा डायरेक्टिंग था भी नहीं और ये थोड़ा बहुत बनता भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट बनता है 47%। तो मेटा प्रोडक्ट क्यों बना, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं कि वाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है, इसका क्या रीज़न होगा? तो रीज़न ये होगा, ये मेटा ब्रोमो एनिलीन है। ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन तो बन सकता था, बट मेटा क्यों बना? तो ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रेशन जो किया जाता है वो दो एसिड के प्रेजेंस में, जहाँ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दोनों लेते हैं, और ये वहाँ पे जनरेट करता है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम सराउंडिंग हो जाए, सराउंडिंग जो होता है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम नेचर का हो जाता है। तो एनिलीन एक बेस भी है, एनिलीन एक बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो दे एक्ट लाइक लेविस बेस। तो क्या है ना कि ये एसिड हैं और इनका काम होता है H+ रिलीज़ करना सॉल्यूशन में, तो H+ ये रिलीज़ करते ही होंगे। तो एसिड से निकला हुआ H+ और एनिलीन बेसिक नेचर का है, तो बेसिक नेचर का है तो एनिलीन का काम है H+ को एक्सेप्ट कर लेना। तो H+ को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। एसिड से कुछ H+ निकलते हैं जिसको एनिलीन एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज ये बेसिक नेचर का होता है। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो ये इस तरह का कंपाउंड बना लेगा, NH के साथ 3 हो जाएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस। अब ये एनिलीन जो है कुछ देर के लिए एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब एनिलीनियम आयन बन गया है सॉल्यूशन में, तो क्योंकि सॉल्यूशन नाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एंड इन सच स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन get protonated, means it is attached with H+ ion and forms anilinium ion, and anilinium ion is meta directing। एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन उसमें एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, दैट्स वाई इट ऑल्सो गिव्स द मेटा ब्रोमो एनिलीन। तो ये इसका आंसर होगा। अब एक चीज़ और, अगर कन्वर्जन ऐसे हो इसमें भी कि एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है तो कैसे बनेगा? पैरा प्रोडक्ट हमको चाहिए सिर्फ, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग ब्रोमिनेशन में किए थे, पैरा ब्रोमो एनिलीन। बस यही फ़र्क बस यही है कि वहाँ पे हम लोग Br2 लिए थे और इस केस में हम लोग ले लेंगे H2SO4 और HNO3 कॉन्सनट्रेटेड, जहाँ पे Br2 जिस स्टेप में लिए थे। जैसे यहाँ पे हम लोग इस स्टेप में यहाँ पे एसिटाइलेशन किए, फिर Br2 लिए, यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 लेंगे तो नाइट्रेशन जुड़ जाएगा, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर ये NH2 फिर से डेवलप हो जाएगा, COCH3 रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रो अटैच रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग नाइट्रेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो एप्लीकेशन देखें एसिटाइलेशन का।
पैरा प्रोडक्ट बनाने में, एक ब्रोमिनेशन का पैरा प्रोडक्ट बनाने में और एक प्रोडक्ट नाइट्रेशन का बनाने में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस क्या होता है? तो क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड मतलब कि जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, ये सब, या कार्बन आयोडीन बॉन्ड, वो तो सबसे ईजिली टूटेगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ये सब जो भी होते हैं। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय NH3 मॉलिक्यूल, मतलब कि अमोनिया मॉलिक्यूल। अगर अमोनिया मॉलिक्यूल CX बॉन्ड को तोड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोनोलिसिस। अब CX बॉन्ड भी किसका? अल्काइल हैलाइड का, ऑफ अल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में भी CX बॉन्ड होते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड का CX बॉन्ड नहीं टूटेगा। जैसे अगर यहाँ पे Cl लगा हुआ है बेंजीन में, तो एराइल हैलाइड है, डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है। इसको अगर हम लोग NH3 के साथ रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। लेकिन अगर CH3Cl है, इसको हम लोग अमोनिया के साथ ट्रीट करें तो इसमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है अमोनिया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होता है प्योरली, और ये बॉन्ड प्योरली सिंगल होते नहीं हैं, लगते सिंगल हैं बट होते नहीं हैं, क्योंकि इनमें होता है रेजोनेंस। तो प्योरली सिंगल नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें क्लीव नहीं होगा तो अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बट ये तो प्योर सिंगल है, इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल इस Cl को रिप्लेस कर देगा, ब्रेक कर देगा, तो CH3 और जुड़ जाएगा NH2, क्योंकि एक H और एक Cl, तो HCl बन के निकल जाएगा, तो इसमें बन जाएगा प्राइमरी एमीन। अब ये प्राइमरी एमीन में जो नाइट्रोजन है ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा है। ये NH3 तो न्यूक्लियोफाइल होता ही है, बेस भी होते हैं, और ये बेस ही न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव भी करता है। तो ये Cl को रिमूव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल बन के। न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि लोन पेयर डोनर है ये, जो भी लोन पेयर डोनर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि कार्बन पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस के पास जाता है और Cl को पुश करके यहाँ से बाहर कर देता है, तो RNH2 बन जाएगा, मतलब CH3NH2 इस केस में बनेगा। तो NH2 जो बना ना, उसके में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उसके पास भी लोन पेयर है, मीन्स दिस कैन फर्दर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये फिर से न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर सकता है। हम कह रहे हैं ये कि फिर अगर CH3NH2 को अगर फिर किसी दूसरे CH3Cl के साथ कोई अगर रिएक्शन करा दे, तो क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है तो ये फिर से न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकता है और इसके Cl को ये बाहर कर सकता है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल था तो इसके Cl को बाहर किया, उसका जगह ले लिया, अब ये क्या है, इसके Cl को बाहर करके और जगह ले सकता है और प्रोडक्ट बन सकता है CH3NH, और फिर से एक CH3 जुड़ जाएगा इसमें इस टाइप से, और एक H और एक Cl बन के HCl बन जाएगा। तो ये अमोनोलिसिस से प्राइमरी सेकेंडरी मतलब मिक्सचर ऑफ एमीन्स बन सकते हैं। ये प्राइमरी एमीन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, और ये प्राइमरी एमीन प्रिपेयर करने का एक अच्छा मेथड भी नहीं है, because whenever we will try to prepare the primary amine, it will, of course it will give the primary amine, but primary amine itself a nucleophile, this can react further and it will give the secondary amine, tertiary amine, means in this process we will get the mixture of amines. That's why it is not the better method for the preparation of primary amine, because primary amine itself a nucleophile, and in this type of reaction it gives the mixture of amines. तो इसका यूज क्या होता है ना, इसका कन्वर्जन में यूज होता है। जैसे कि अगर CH3 अटैच है और NH2 है, और हम चाहते हैं कि इस NH2 में 2H के जगह पे 2 मिथाइल और आ जाए, तो करना क्या होता है कि इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे CH3Cl के साथ। तो 2H को रिप्लेस करना है तो 2 CH3Cl लेना होगा, तो क्या होगा कि CH3 रहेगा, 2H के जगह पे जुड़ जाएगा 2 CH3, और 2 Cl और वहाँ का 2H HCl बन जाएगा। तो इस टाइप के कन्वर्जन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर और भी देख सकते हैं इससे हम लोग कि अगर एनिलीन है, एनिलीन के एक H को रिप्लेस करना है, एन मिथाइल एनिलीन बनाना है, तो CH3Cl के साथ ट्रीट कर देंगे। तो जैसे ही CH3Cl के साथ ट्रीट करेंगे, एक H और एक Cl हट जाएगा और बन जाएगा NH, एक H बचेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा CH3। बाय द वे अगर हम 2 CH3Cl ले लेते हैं यहाँ पे, तो दोनों H हट के यहाँ पे 2 CH3 आ जाता है, NN डाईमिथाइल एनिलीन बन जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस इन सारे रिएक्शन का कन्वर्जन देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।